गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखिए आज हम बात कर रहे हैं यहाँ पर रिलेशन एंड फंक्शंस की। हम यहाँ पर शुरुआत कर रहे हैं 12th क्लास की जो एनसीईआरटी है उसको कंप्लीट यहाँ पर रिकॉल करने की। फास्ट ट्रैक मोड में ये आपकी क्लासेस चलेंगी। यहाँ पर हम कोशिश करेंगे हर क्लास 20 से 25 मिनट या मैक्सिमम 30 मिनट तक की हो। हर एक चैप्टर की थ्योरी प्लस उसके जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं और साथ में उसके एमसीक्यू लेकर के चलेंगे और एमसीक्यू की वो अप्रोच अप्लाई करेंगे यहाँ पर, जिससे आप अपने पेपर में एमसीक्यू को बहुत जल्दी से हैंडल कर सकें। और साथ ही जो आपके बेस्ट स्टूडेंट्स हैं, जो टीजीटी स्टूडेंट्स क्या कहें, साथ ही कहें जो हमारे टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए भी ये सेशन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर आपके बेसिक्स बहुत जीरो से क्लियर किए जाएंगे। जैसे कि बात करते हैं 12th क्लास का एक चैप्टर है, सबसे फर्स्ट चैप्टर है रिलेशन एंड फंक्शन। चैप्टर ऐसा है कि आपको इसके लिए जो 11th क्लास की नॉलेज है वो होनी ज़रूरी है, लेकिन फिर भी हम 11th क्लास के सेशन को एक अलग सीरीज़ में शुरू करेंगे। लेकिन यहाँ पर फिर भी हम इस चैप्टर को शुरू करने के लिए कार्टेशियन प्रोडक्ट का यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर हम रिलेशन पढ़ने वाले हैं। रिलेशन जो होता है, जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है कि जो रिलेशन होता है वो एक क्रॉस ए का सबसेट होता है। अब समझ में आना चाहिए कि एक क्रॉस ए क्या होता है। तो एक क्रॉस ए क्या होता है, यहाँ पर देखिए एक क्रॉस ए होता है कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होती है, जब किसी एक सेट के एलिमेंट्स को किसी दूसरे सेट के एलिमेंट्स के साथ प्रोडक्ट कराया जाता है तो उसे हम कार्टेशियन प्रोडक्ट बोलते हैं। अब समझ में आना चाहिए कार्टेशियन प्रोडक्ट अप्लाई करते कैसे हैं। तो देखिए यहाँ पर कार्टेशियन प्रोडक्ट करने का मतलब होता है, जैसे कि ए सेट है और ए सेट के हमारे पास एलिमेंट हैं 1, 2 एंड 3। इसकी कार्टेशियन प्रोडक्ट करनी है हमें वी के एलिमेंट्स के साथ। तो बी के एलिमेंट्स लिखेंगे हम यहाँ पर 4 एंड 5। जस्ट नाउ हम अप्लाई करेंगे यहाँ पर। देखिए करते क्या है, जैसे कि ए के जो एलिमेंट्स हैं इन सब की वी के सभी एलिमेंट्स के साथ कार्टेशियन प्रोडक्ट होगी। तो पहले 1 की कार्टेशियन प्रोडक्ट होगी 4 एंड 5 के साथ, कोमा, फिर 2 की होगी 4 एंड 5 के साथ, कोमा, और फिर 3 की होगी 4 एंड 5 के साथ। और ये भी एक सेट ही आता है। और इसे अप्लाई कैसे करते हैं हम, जैसे 1 की 4 से करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 1, 4। 1 की 5 से करेंगे तो 1, 5, 2 की 4 के साथ लेंगे 2, 4, 2, 5 एंड ये आ जाएगा 3, 4 एंड 3 की 5 के साथ लेंगे तो ये आ जाएगा 3, 5। तो देखिए यहाँ पर हम एक बात ऑब्जर्व करेंगे कि ए क्रॉस बी यानी कि नंबर कार्टेशियन प्रोडक्ट में हमारे नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स कितने हैं। तो नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स अगर हमें निकालने हो कार्टेशियन प्रोडक्ट में, नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी, तो यहाँ पर ये फॉर्मूला होता है एन ए क्रॉस एन बी। मतलब ए में नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स एंड बी में नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स, इनकी अगर हम मल्टीप्लाई करते तो हमें पता चल जाएगा कि ए क्रॉस बी में कितने नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स होने वाले हैं। जैसे कि यहाँ पर ए में यहाँ पर हमारे एलिमेंट्स हैं 3, यानी कि इसका जो ऑर्डर है या रेंज कह सकते हैं हम, वो 3 है। एक्चुअल में रेंज नहीं, क्योंकि रेंज एक यहाँ पर हायर लेवल का वर्ड हो जाएगा। रेंज अभी आपको समझानी है कि रेंज और डोमेन क्या होते हैं। फिलहाल आप इसे इसकी कार्डिनलिटी बोल सकते हैं, यानी कि नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स बोल सकते हैं। बी में कितने एलिमेंट हैं यहाँ पर 2। तो इस प्रकार हमने देखा कि ए क्रॉस बी में नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स कितने हैं, 6 आए हैं। 3 2 जा 6, काउंट कर लीजिए 1 2 3 4 5 6। इसी प्रकार इस वाले क्वेश्चन को आप खुद से ट्राई कीजिए कि यहाँ पर ए दे रखा है, वी दे रखा है, तो इसकी ए क्रॉस बी कितना आएगा और नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स कितने आएंगे। कमेंट में इसका जवाब भी दीजिएगा। आगे देखते हैं रिलेशन। अब बात करते हैं रिलेशन ऑन ए सेट। किसी सेट पर रिलेशन कैसे अप्लाई होता है, मतलब डेफिनेशन क्या है एक्चुअल में। देखिए डेफिनेशन कहती है कि अगर कोई हमारा एक सेट है जो एक नॉन एम्प्टी सेट है, मतलब उसके अंदर कोई ना कोई एलिमेंट है, सपोज़ कीजिए वो ए है, तो रिलेशन हमारा कहता है कि अगर हम ए की का रिलेशन खुद ए से ही निकालें, मतलब ए को खुद ए पर ही प्रोडक्ट कराएं, तो वहाँ से जो हमारे कार्टेशियन प्रोडक्ट के एलिमेंट्स बन के आते हैं, हम इन्हें कार्टेशियन प्रोडक्ट के एलिमेंट ही बोल सकते हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट बोल सकते हैं हम इन्हें, क्रॉस बी की। तो यहाँ पर ये जो होते हैं, कोई ना कोई ऐसा रिलेशन डिफाइन होता है जो ए क्रॉस बी का सबसेट निकल करके आता है। तो ये जो ए क्रॉस बी का सबसेट आता है, ये जो सबसेट होता है एक्चुअल में इसी को हम रिलेशन बोलते हैं। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ रिलेशन। कितने टाइप के रिलेशन होते हैं यहाँ पर। बेसिकली रिलेशन जो होते हैं वो 3 टाइप के होते हैं।
रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव। और जो इन तीनों प्रॉपर्टी को फॉलो कर जाए, जो इन तीनों प्रॉपर्टी को फॉलो कर जाए, ऐसा रिलेशन आपका इक्विवेलेंस रिलेशन कहलाता है। क्या कहलाता है बच्चों? इक्विवेलेंस रिलेशन। तो बात करते हैं इन तीनों रिलेशंस की, कैसे ये वर्क करते हैं। एक बेसिक एग्जांपल लेकर के हम बात करेंगे रिफ्लेक्सिव की। रिफ्लेक्सिव रिलेशन की बात करते हैं सबसे पहले। देखिए यहाँ पर एक एग्जांपल लेते हैं हम रिफ्लेक्सिव को निकालने के लिए। सपोज़ कीजिए एक सेट है हमारे पास जिसके पास एलिमेंट है 1, 2 एंड 3। बहुत बड़ा सेट नहीं ले रहे हैं, छोटा सा सेट ले रहे हैं, 9 एलिमेंट बनेंगे। हालांकि वे भी ज़्यादा हैं इसके हिसाब से, फिर भी देखते हैं यहाँ पर। अब हमें यहाँ पर निकालना होगा ए क्रॉस ए। बात करते हैं ए क्रॉस ए की। ए क्रॉस ए का मतलब आपको समझ में आया? ए क्रॉस ए का मतलब है खुद ए के एलिमेंट्स की कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालनी है खुद ए के एलिमेंट से। जैसे कि 1, 2, 3 की कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालनी है हमें 1, 2 एंड 3। ठीक है, अब यहाँ पर वही अप्लाई कीजिए जो ऊपर अप्लाई किया था हमने। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट किस तरह से आएगी? 1 की 1 से करेंगे 1, 1। अब 1 की 2 से करेंगे 1, 2। 1 की 3 से करेंगे एंड नाउ 2 1 के साथ कार्टेशियन प्रोडक्ट बनाएगा और 2 2 के साथ बनाएगा एंड 2 3 के साथ। अब उसी तरह से 3 बनाएगा, 3 1 के साथ, 3 2 के साथ एंड 3 3 के साथ। ओके, नाउ देखिए यहाँ पर हमारे रिफ्लेक्सिव रिलेशन कौन सा होता है उसे समझने वाले हम। अगर हमें यहाँ पर देखें कि 1, 2 एंड 3, अगर हमारी इस कार्टेशियन प्रोडक्ट में ए कोमा ए रिलेट कर रहा है हमारे रिलेशन से, तो उस केस में हम कहेंगे कि यहाँ पर ये रिफ्लेक्सिव होगा। अब रिफ्लेक्सिव होने के लिए, जैसे ये तो हमने अभी कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाल ली है, हमें जब क्वेश्चन मिलेगा तो हमें एक रिलेशन डिफाइन करके देगा कि वो रिलेशन एक्चुअल में है क्या। ठीक है, तो अगर हमारा कोई भी ऐसा रिलेशन है जिसके अंदर ए क्रॉस ए डिफाइन होते हैं तो उसे हम क्या बोल देंगे? रिफ्लेक्सिव रिलेशन बोल देंगे यहाँ पर। ठीक है, जैसे कि इसी क्वेश्चन के लिए बात करते हैं। सपोज करो हमने एक रिलेशन डिफाइन किया R1 सच दैट x, y सच दैट x इक्वल y। हमने ये रिलेशन डिफाइन किया कि एक R1 रिलेशन है x, y करके, जिसमें x और y जो है हमारे क्या x और y आपस में इक्वल हैं। तो यहाँ से अगर हम वो रिलेशन बनाना चाहें तो R1 क्या आएगा देख पाएंगे हम। यहाँ से हमें वो लेने हैं जहाँ पर x और y की वैल्यू आपस में इक्वल आ रही है। देखिए 1, 1 एंड 2, 2 एंड 3, 3। तो यहाँ पर हम लेंगे 1, 1, 2, 2 एंड 3, 3। तो स्टूडेंट्स आप देख पा रहे हैं यहाँ पर ये जो रिलेशन आया है हमारा R1, इस R1 रिलेशन में a, a डिफाइन हो रहा है, यानी कि ये रिलेशन हमारा रिफ्लेक्सिव है। ओके, अब बात करते हैं सिमेट्रिक कौन से होते हैं। तो यही हमारा एग्जाम्पल चलेगा। सिमेट्रिक के लिए हम बात करते हैं कि ऐसा रिलेशन कि सपोज करो a, b जो है वो हमारे रिलेशन में है। ठीक है, दिस इम्प्लाइज अगर a, b रिलेशन में है और अगर b, a भी हमारे रिलेशन में हो जाता है, ओके, देन उस केस में हम इसे सिमेट्रिक बोलते हैं। एक बात ध्यान रखेंगे, a, b ये जो दोनों वैल्यू हैं हमारी, ये सेट A, कौन सा सेट? जिस सेट से हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट बनाई थी उस सेट के ही एलिमेंट होते हैं। ठीक है, ओके, क्वेश्चन से समझ में आएगा ये। बेसिकली इसके एग्जाम्पल लेंगे हम। बात करते हैं ट्रांजिटिव रिलेशंस की। ट्रांजिटिव रिलेशंस क्या कहते हैं? देखिए ट्रांजिटिव रिलेशन होते हैं अगर हमारा a, b R को बिलोंग कर रहा है, v, c R को बिलोंग कर रहा है, देन इम्प्लाइज हमारा a, c भी R को बिलोंग करे, a, c भी R को बिलोंग करे। उस केस में क्या होता है?
अगर ए कोमा बी आर को बिलोंग कर रहा है, बी कोमा सी आर को बिलोंग कर रहा है, तो अगर ए कोमा सी भी आर को बिलोंग कर जाए तो ये हमारा ट्रांजिटिव रिलेशन होता है। और एक बात यहाँ भी ध्यान रखेंगे, ए कोमा बी कोमा सी जो हैं हमारे एलिमेंट्स हैं सेट ए के। देखिए, एक जो हमारे डेली लाइफ के रूटीन में होते हैं उसमें अगर हम इसके एग्जाम्पल लें तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या बनेगा। रिफ्लेक्सिव रिलेशन के लिए वैसे हमने एग्जाम्पल समझ लिया, सिमेट्रिक के लिए समझिए। सपोज कीजिए एक सेट है, उस सेट में उन स्टूडेंट्स का सेट है वो जहाँ ए और बी आपस में ब्रदर्स हों, तो हम कहेंगे सपोज कीजिए उस रिलेशन का एक एलिमेंट है हमारा ए कोमा बी। इसका मतलब हुआ कि जो ए है वो बी का भाई है, मतलब ब्रदर है। तो जस्ट इसका उल्टा समझिए, अगर ए बी का भाई है तो क्या बी ए का भाई नहीं होगा? ऑब्वियसली होगा। अगर ए बी का भाई है तो बी ए का भी भाई होगा। तो समझ में आया आपको? इस केस में हम इस तरह के सेट को, डेली लाइफ से समझा रहा हूँ, इस तरह के सेट को सिमेट्रिक रिलेशन बोल सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं ट्रांजिटिव रिलेशन क्या होता है। इसे भी इसी एग्जाम्पल से समझिए। सपोज कीजिए आप एक क्लास 12 के स्टूडेंट हैं और आपका जो भाई है वो क्लास 11th का स्टूडेंट है और एक क्लास 10th का स्टूडेंट है। हमने बात की कि आप ए हो और जो 11th में वो बी है और जो 10th में वो सी है। सपोज़ कीजिए एक सेट बना रहे हैं हम, वही वाला जो अभी बताया था हमने कि हमें एक सेट लेना है, उन कार्टेशियन प्रोडक्ट को लेना है उसमें जहाँ ए बी का भाई हो। तो हम बात करते हैं ए कोमा वी रिलेटेड टू योर सेट, यानी मतलब हुआ कि ए जो है वो वी का भाई है। अब दूसरा एलिमेंट, क्या बी बी सी का भाई है? हाँ, क्योंकि हमने पहले ही बताया कि जो वी है वो 11th क्लास में और जो सी है वो 10th क्लास में, और वी और सी भी आपके भाई हैं। इसका मतलब बी सी से रिलेट कर रहा है, वी कोमा सी रिलेट कर रहे हैं, यानी कि वी कोमा सी भी आर को बिलोंग करेंगे। तो क्या जो 10th क्लास का स्टूडेंट है वो आपके यानी कि 12th क्लास के स्टूडेंट का भाई नहीं हुआ? ऑब्वियसली। तो इसका मतलब हुआ ए कोमा सी भी बिलोंग कर रहा है। यू नो इट्स मीन ए कोमा वी कोमा सी ये तीनों ही आपस में एक दूसरे से रिलेट कर रहे हैं। मतलब ए कोमा बी बिलोंग कर रहा है आर को, बी कोमा सी बिलोंग कर रहा है आर को, ए कोमा सी भी बिलोंग कर रहा है आर को। इसका मतलब ये ट्रांजिटिव रिलेशन होगा। अब ऐसा कोई भी रिलेशन जो रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव हो उसे हम इक्विवेलेंस रिलेशन बोलते हैं। बात करते हैं आगे इक्विवेलेंस रिलेशन को कैसे डिफाइन किया जाता है और क्या कर। देखिए यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट थ्योरम है, उसको समझिए। हम कहते हैं कि ए रिलेशन आर ऑन अ सेट ए। ऑन अ सेट ए का मतलब है कि आर जो है ए क्रॉस ए का सबसेट है, इज सिमेट्रिक इफ एंड ओनली इफ एंड ओनली इफ आर इक्वल आर इनवर्स। देखिए थ्योरम आपको स्टेटमेंट वाइज पूछी जा सकती है लेकिन प्रूफ इसका नहीं आएगा, तो यहाँ पर हम इसका प्रूफ नहीं देख रहे हैं, केवल इसे हमने यहाँ पर लिख लिया है। ऐसी 3 थ्योरम और हैं, वे भी इम्पोर्टेंट हैं, ऑब्जेक्टिव में आपसे पूछी जा सकती हैं। जैसे पहली थ्योरम है इन अ सेट ए। फर्स्ट है कि इफ़ आर इज़ रिफ्लेक्सिव, अगर हमारा आर रिफ्लेक्सिव है देन आर इनवर्स इज आल्सो रिफ्लेक्सिव। अगर आर हमारा रिफ्लेक्सिव है तो आर इनवर्स भी रिफ्लेक्सिव होगा। आर इनवर्स क्या है? आर इनवर्स कुछ नहीं है, आर का रिवर्स प्रोसेस है। ठीक है, बात करते हैं इफ़ आर इज सिमेट्रिक, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ। अगर आर सिमेट्रिक है तो आर इनवर्स इज आल्सो सिमेट्रिक। थर्ड पॉइंट है हमारा इफ़ आर इज ट्रांजिटिव, अगर हमारा आर ट्रांजिटिव है तो उस केस में आर इनवर्स भी हमारा क्या होगा? ट्रांजिटिव होगा। दैट्स क्लियर। अब बात करते हैं हम यहाँ पर कॉम्बिनेशंस ऑफ टू रिलेशंस की। देखिए कॉम्बिनेशन ऑफ रिलेशन की बात करते हैं।
ये आपका जी गॉफ और फॉग निकालने में काम आएगा। गॉफ और फॉग का मतलब आपको पता है ना, एफ ओ जी एंड जी ऑफ एफ, जी ऑपरेटेड टू एफ एंड एफ ऑपरेटेड टू जी। बात करते हैं यहाँ पर किस तरह से वर्क करता है। सपोज़ कीजिए 3 सेट है हमारे पास, ए वी एंड सी। एक रिलेशन है R1 जो ए और बी पर डिफाइन है, यानी कि ए के जो एलिमेंट हैं वो बी से रिलेट करेंगे, और एक रिलेशन है हमारे पास R2 जो इस तरह से डिफाइन है कि वी के जो एलिमेंट हैं वो सी के एलिमेंट से रिलेट करेंगे, यानी कि वी रिलेटेड टू सी। देन उस केस में अगर हमें इनका कॉम्बिनेशन निकालना है तो कॉम्बिनेशन निकालने के लिए हमें R2 मतलब R2 ऑपरेटेड R1 रिलेशन को अप्लाई करना होता है। और यहाँ पर इसे सॉल्व करने के लिए हमें यहाँ पर पहले R1 यानी कि इसका जो डोमेन का एलिमेंट है यानी कि ए, वो रखना होता है। वो सॉल्व करके यहाँ पर बी का एलिमेंट देता है, फिर वी का एलिमेंट R2 में पुट करते हैं तो वो सी का एलिमेंट देता है जा करके। ठीक है, अभी इसका एक एग्जाम्पल लेंगे, कॉम्प्लिकेटेड है थोड़ा लेकिन ईजी है, एग्जाम्पल से आपको समझ में आ जाएगा। देखिए इसका एक एग्जाम्पल लिया हमने कॉम्बिनेशन ऑफ रिलेशंस का। 2 रिलेशन डिफाइन करके दिए हैं F1 एंड F और G। ठीक है, अब यहाँ पर 11th क्लास में आपने सीखा होगा कि अगर कोई भी एक कार्टेशियन प्रोडक्ट ही तो है, क्योंकि रिलेशन क्या है, कार्टेशियन प्रोडक्ट का एक सबसेट होता है, शुरू में बताया है। तो जैसे कि यहाँ पर एक रिलेशन दिया है, तो अगर हमें इसका डोमेन निकालना हो, डोमेन मीन्स जो हम किसी भी रिलेशन में x की वैल्यूज़ पुट करते हैं और जो रिज़ल्ट आता है वो क्या होता है, वो होता है उसका कोडोमेन। ठीक है, एक्चुअल में रेंज बोलते हैं हम उसे, क्योंकि रेंज जो होता है वो कोडोमेन का एक सबसेट होता है। तो अगर यहाँ पर हमें इस f का डोमेन निकालना हो, अब डोमेन क्यों निकालना है, क्योंकि मैंने शुरू में ही बताया कि अगर हम R2 R1 डिफाइन करते हैं तो R1 के सामने जो एलिमेंट रखा जाता है वो R1 की डोमेन रखी जाती है। तो जैसे कि यहाँ f ऑफ g निकालना है, सॉरी g ऑफ f निकालना है, तो f के जो सामने आएगा वो f का डोमेन ही आएगा, है ना। तो सबसे पहले हमें f की डोमेन लेनी पड़ेगी। f की डोमेन क्या होगी, इस कार्टेशियन प्रोडक्ट के जो फर्स्ट एलिमेंट्स का सेट होगा। क्या, दोबारा समझिए, इस रिलेशन में जो कार्टेशियन प्रोडक्ट यानी कि जो एलिमेंट्स दिए हैं उनमें जो फर्स्ट एलिमेंट्स होंगे उनका जो सेट होगा वो आपका f का डोमेन बनेगा। जैसे कि 1 3 एंड 4, देखिए 1 3 एंड 4। अब बात करते हैं g ऑफ f कैसे निकलेगा। तो g ऑफ f निकालने के लिए हमें इन डोमेन के तीनों एलिमेंट्स पर g ऑफ f को अप्लाई करना पड़ेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू अप्लाई g ऑफ f1। नाउ कैलकुलेट g ऑफ f। किस तरह से कैलकुलेट होता है तो समझिए, g ऑफ f मतलब g, फर्स्ट ऑफ ऑल g ऐसे लिखेंगे, हम निकालेंगे f ऑफ 1, f1 निकालेंगे मतलब। अब देखिए f1 किस पर रिलेट कर रहा है, 2 पर, देख पा रहे हैं ना, f1 किस पर रिलेट कर रहा है, 2 पर, यानी कि f1 की वैल्यू क्या है, 2। ठीक है, क्या यहाँ रीज़न दें, रीज़न क्लियर है आपको, यहाँ लिख सकते हैं अपने बोर्ड एग्जाम के लिए। बोर्ड एग्जाम में जब कॉपी राइटिंग करें तो यहाँ पर इस चीज़ को मेंशन जरूर करें कि जैसे कि f1 क्या है, यहाँ पर 2 है। ठीक, तो ये g2 आ गया आपका। अब देखिए, अब g रिलेशन में जाइए और g2 की वैल्यू देखिए क्या है, g2 की वैल्यू है आपकी 3। दैट्स क्लियर। नाउ हम बात करते हैं g ऑफ f2 की। फिर वही बात, g ऑफ f2 कैसे निकलेगा, g ऑफ f2। अब f2 देखिए किस पर रिलेट कर रहा है। देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर हमने एक मिस्टेक की है, यहाँ पर f का जो डोमेन है उसमें 2 नहीं है, यही इसी गलती से बचना है आपको। f का जो डोमेन है वो उसमें 2 नहीं है, 3 है, तो यहाँ पर हम क्या लेंगे, 3 लेंगे। तो देखिए f3 की इमेज देखिए क्या है, f3 की इमेज है 6, तो ये आ जाएगा g ऑफ 6। अब यहाँ पर आइए g में, तो देखिए 6 किस पर रिलेट कर रहा है, 7 पर। देखिए रीज़न लिखेंगे यहाँ पर, जो f3 था वो 6 पर रिलेट कर रहा था। बात करते हैं g ऑफ f, बताइए क्या निकलेगा अब, 4, g ऑफ f4, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी g ऑफ f4। अब बात करते हैं f4 किस पर रिलेट कर रहा है, तो देखिए f4 की जो वैल्यू है यहाँ पर 5 है। अब g5 देख लीजिए 8 आ रहा है, तो इस केस में हम कह सकते हैं g ऑफ f, जो कि एक क्या है, कॉम्बिनेशन है आपके जो गिवन रिलेशंस थे उनका। तो यहाँ पर ये एक कार्टेशियन प्रोडक्ट आएगी
जहाँ पर जी ऑफ एफ का फर्स्ट एलिमेंट 1 लिया तो रेंज क्या आई 3, 3 के लिए क्या आया 7 एंड 4 के लिए क्या आया 8। अब देखिए कुछ बातें रिकॉल कीजिए। यहाँ पर जी ऑफ एफ एक्चुअल में है तो एक रिलेशन ही ना। अब इस रिलेशन को, एक मिनट, यहाँ पर एफ ऑफ 4 किससे रिलेट कर रहा था 5 से। अब ये जो जी ऑफ एफ आया है इससे रिकॉल कीजिए, क्या ये रिफ्लेक्सिव है, क्या ये सिमेट्रिक है, क्या ये ट्रांजिटिव है, और क्या ये इक्विवेलेंस रिलेशन है, जो कि मैंने अभी नहीं बताया, अभी बताऊंगा इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है। देखिए ये जो जी ऑफ एफ आया है 1,1,3, 3,7, 4,8, क्या इसमें 1,1 है, नहीं है, 3,3 है, नहीं है, 4,4 है, नहीं है। इसका मतलब ये हमारा रिफ्लेक्सिव नहीं है। सिमेट्रिक की बात करते हैं, 1,3 है, ठीक है, 3,7 है, ठीक है, तो क्या 1,7 है, नहीं, 1,7 इसमें नहीं है। इसका मतलब ये सिमेट्रिक भी, ट्रांजिटिव भी नहीं है। अब बात करते हैं सिमेट्रिक के। सिमेट्रिक क्या होता है, एक्चुअल में मुझे पहले सिमेट्रिक बताना था, बाई मिस्टेक तो मैंने पहले ट्रांजिटिव बता दिया। अब देख लेते हैं सिमेट्रिक क्या होता है। स्टूडेंट यहाँ पर 1,3 है, क्या 3,1 है, नहीं है, 3,7 है, क्या 7,3 है, नहीं है, 4,8 है, क्या 8,4 है, नहीं है। इट्स मीन ये हमारा सिमेट्रिक भी नहीं है। देन वी हैव टू से डेट दिस इज नॉट ए इक्विवेलेंस रिलेशन। क्लियर? क्या आपको ये क्लियर हुआ किस तरह से हम दो रिलेशंस का कॉम्बिनेशन निकालते हैं? इसे हम डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। देखिए जैसे कि हमने जी ऑफ एफ निकाला, तो एफ का फर्स्ट एलिमेंट और जी का सेकंड एलिमेंट 1,3, ओके, 3,7, ओके, 4,8। इस तरह से हम इसका ऑब्जेक्टिव में इसे हैंडल करेंगे। अब एक एग्जाम्पल इसके लिए होमवर्क में है, उसका आपको बताना है कि क्या आएगा। सपोज कीजिए एक हमारा रिलेशन है एफ जो डिफाइन है हमारा, ये होमवर्क का क्वेश्चन है। इसमें हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट है ए कोमा बी, सी कोमा डी एंड ई कोमा एफ, और एक है हमारा जी जिसमें है हमारा v,3, d,4 एंड f,5। यहाँ पर भी आपको g ऑफ f बताना है कि क्या होगा, और साथ ही आपको नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी बताने हैं जी ऑफ एफ में कितने होंगे। ओके, ये होमवर्क का क्वेश्चन है, कमेंट में इस क्वेश्चन का आंसर जरूर दें। आगे देखते हैं। तो स्टूडेंट आज की इस क्लास में हम इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट क्लास डे 2 की आपको मिल जाएगी। इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहिए जिससे कि आपके 12th क्लास की प्रिपरेशन एक बेहतर ढंग से हम कर सकें। बहुत ज़्यादा लंबी क्लासेस नहीं होंगी, छोटी छोटी क्लासेस में आपका कंप्लीट सिलेबस रिकॉल कराया जाएगा, प्रैक्टिस कराई जाएगी, MCQ प्रैक्टिस कराई जाएगी और बेस्ट अप्रोच के साथ सिलेबस को कवर किया जाएगा यहाँ पर। थैंक यू स्टूडेंट्स।